प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वालों को तोहफा देने जा रहे हैं। मोदी राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्वास के लिए नवनिर्मित 3000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे और लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम 4:30 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्लम पुनर्वास योजना के तहत कालकाजी में बने नए फ्लैट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। खबर है कि चुनाव आयोग 3 या 5 नवंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। संभव है कि पहला चरण 1 या 2 दिसंबर को और दूसरे चरण में 4 या 5 दिसंबर को मतदान कराया जाए। आयोग दक्षिणी गुजरात में पहले चरण में ही मतदान करा सकता है। माना जा रहा है गुजरात के चुनाव नतीजे भी 8 दिसंबर को हिमाचल के परिणाम के साथ ही घोषित किए जा सकते हैं। गुजरात में मोरबी पुल हादसे को लेकर आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया। मोरबी हादसे को लेकर अहमदाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राज्य के सरकारी भवनों पर आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सांस्कृतिक समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मोरबी पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री हादसे में पीड़ित परिवार वालों से भी मिले। घायलों का हालचाल जानने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मामले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। समझने का प्रयास होना चाहिए कि हादसा हुआ कैसे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर भी गए और हादसे की जगह की मुआयना की। इस बीच मोरबी हादसे के मामले में वहां पुल की देखरेख करने वाली ओरेवा कंपनी की एक चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस चिट्ठी में ओरेवा कंपनी ने कलेक्टर से झूलते पुल का स्थायी कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। चिट्ठी के मुताबिक कंपनी ने मोरबी के कलेक्टर को बताया कि अगर उन्हें स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया तो तब तक अस्थायी ही मेंटेनेंस का काम कम होगा और पुल को खोल दिया जाएगा। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद मोरबी के कलेक्टर का जवाब आना बाकी है। मोरबी में झूलते पुल हादसे का नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो हादसे के फौरन बाद का है। वीडियो में लोग जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई लोग टूटे पुल पे फंसे हैं, कई लोग नदी में डूबे हुए हैं। गुजरात में पुल हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होगी। गुजरात के मोरबी में केबल तारों से बने पुराने ब्रिज के ढहने से मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। शिवसेना के उद्धव गुट ने एक बार फिर बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार के संपादकीय में महाराष्ट्र से नए उद्योगों को गुजरात शिफ्ट करने पर कड़ा प्रहार किया गया। संपादकीय में तंज कसते हुए कहा गया है कि गुजरात को सोने से ही क्यों नहीं मर देते। महाराष्ट्र पर इस तरह से एक के बाद एक ऐसे आघात जारी हैं। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद से 4 बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात चली गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हैदराबाद से आगे निकल रही है। इस यात्रा में आज बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट भी शामिल हुई। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4 मीनार पर तिरंगा फहराया। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 32 साल पहले पापा ने 4 मीनार से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा नारायणपेट, महबूबनगर और रंगारेड्डी जिलों से होते हुए हैदराबाद पहुंची है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल में सुविधा देने के बदले 10 करोड़ लेने का आरोप का मामला किया है और इससे सियासत में गर्मी है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने तिहाड़ के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर विश्वास न किया जाए। कई तंज कसे गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल को आपत्तिजनक अंदाज में दिखाया गया। महाठग ने आप फंड में भी 50 करोड़ देने का आरोप लगाया था।
वहीं दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने का ऐलान किया, जहां महिलाओं को अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, जांच, दवाइयां और टेस्ट मुफ्त उपलब्ध होंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक और नई पहल होने जा रही है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह कई रैलीज कर रहे हैं। आज हमीरपुर, धर्मशाला और सोलन में अमित शाह की रैलियां हैं। अमित शाह कल ही हिमाचल दौरे पर पहुंचे थे। कल भी उन्होंने 3 रैलीज को संबोधित किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने खनन मामले में हेमंत सोरेन को समन भेजा है। हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। दरअसल ईडी को हाल ही में खनन मामले में आरोपी और हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा के घर से छापे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की चेकबुक मिली थी। भारतीय सेना ने कहा कि अगर सरकार की ओर से पीओके को हासिल करने का आदेश मिला तो फिर हम पीछे नहीं देखेंगे। सेना के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस मामले में बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना पूरी तरह तैयार है। शौर्य दिवस पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में पाकिस्तान ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से नया सेशन शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार नियमित रूप से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इस बार डीयू में छात्रों का दाखिला सीयूईटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के जरिए हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने नए छात्रों का धूमधाम से स्वागत किया। कॉलेज पहुंच रहे छात्रों का टीका लगाकर स्वागत हुआ। छात्रों के स्वागत के लिए कॉलेजेस को भी सजाया गया। यूपी के मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के धाम पर विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कभी संकरी गलियों में रहने वाले मां के दरबार को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भक्तों के लिए ये दरबार आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रज रज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन की ओर से इस ब्रज संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने मंच पर अपने भजनों से समा बांध दिया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पे बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म पे मौजूद आरपीएफ के जवान ने बड़ी फुर्ती से एक आदमी को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। यहां एक महिला प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में घटना में कैद हो गई। यहां एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को लेकर लोकल ट्रेन से गिर गई। इससे पहले कि महिला और उसका बच्चा मौत के मुंह में समा जाता, प्लेटफॉर्म पे मौजूद आरपीएफ जवान ने बड़ी फुर्ती से बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। जबलपुर में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता और सूझबूझ से 2 महिला यात्रियों की जान बच गई। दरअसल कल एक महिला रीवा राजकोट एक्सप्रेस से महर से पिपरिया जा रही थी।
पिपरिया स्टेशन पर चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में ट्रेन से गिर गई। स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह हाड़ा ने बड़ी तेजी और सजगता दिखाते हुए महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। वहीं मदन महल स्टेशन पर एक दिन पहले इसी प्रकार की एक और घटना हुई थी, जहां सिपाही गोविंद उप्रेती ने एक लड़की की जान बचाई थी। सीमा देवी जम्मू की पहली महिला ई रिक्शा चालक बन गई हैं। नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में केवल पुरुष ही काम करें तो घर को चला पाना बहुत कठिन होता है। उन्होंने इस पेशे को न सिर्फ घर खर्च में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अपनाया, बल्कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए भी वो जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और धारचूला इलाके में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी हुई है। इसके चलते इन इलाकों में तापमान गिर गया। हिमपात के चलते यहां की पहाड़ी वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक देश के सभी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। एक और जहां मैदानी इलाकों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। वहीं दक्षिण के राज्यों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। अगर दिल्ली की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिला था। दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के 11 इलाकों में आज भी AQI 400 के पार है। हालांकि बीते दिन की तुलना में हालात कुछ बेहतर हैं। वहीं NCR की बात की जाए तो नोएडा का हाल दिल्ली से बदतर बना हुआ है। सफर के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब नोएडा में AQI 428 दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में AQI 364 दर्ज हुआ और CPCB के मुताबिक गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में आज गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लोर समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बिजली कड़कने की भी संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज भी स्कूल बंद रखे गए हैं। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को $8 फीस के रूप में देने होंगे। इस तरह भारत में ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर्स को हर महीने $660 देने पड़ सकते हैं। हालांकि मस्क ने यह भी स्पष्ट किया कि फीस हर देश में अलग अलग होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत लोगों को क्या फायदे मिलेंगे। ब्लू टिक बरकरार रखने पर रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। एलॉन मस्क के मुताबिक इस फीचर की वजह से स्पैम और स्कैम पर लगाम कसी जा सकेगी। अगर आप सोना खरीदने का मूड बना रहे हैं तो आपको भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ग्लोबल मंदी की वजह से आगे सोने की कीमतों में गिरावट का अनुमान है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के मुताबिक भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोने की खपत में पिछले साल की तुलना में करीब 1/4 की गिरावट आ सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 1 नवंबर को सराफा बाजार में सोना सस्ता होकर 50,460 रुपए पर आ गया, जो पिछले महीने की शुरुआत में 52,000 पे पहुंच गया था। IRCTC ने अब स्पेशल श्री जगन्नाथ यात्रा रेल टूर पैकेज लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 8 नवंबर को स्पेशल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के अलावा यात्रियों को कोणार्क, भुवनेश्वर, काशी, वैद्यनाथ धाम और बोधगया की सैर कराएगी। इस ट्रेन में 600 तीर्थयात्री सफर कर सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया की टक्कर बांग्लादेश से होनी है। भारतीय टीम का टारगेट इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाने पर होगा। ग्रुप 2 में ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड के ओवल में शुरू होगा।
खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के खेलने पर सस्पेंस खत्म हो गया। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि राहुल आज का मैच खेलेंगे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव है। वहीं संभावना है कि आज के मुकाबले में ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक के बदले बतौर विकेट कीपर चांस मिल सकता है। कार्तिक को पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में डाइव लगाते समय पीठ में ऐंठन आ गई थी। मैच अंतिम ओवर्स में कार्तिक की जगह पंत को विकेट कीपिंग करनी होगी। वर्ल्ड T20 ग्रुप 2 में फिलहाल नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला चल रहा है। जिम्बाब्वे टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी, हालांकि 19 ओवर्स और 2 गेंदों में टीम 117 रनों के स्कोर पर सिमट गई। जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट में बने रहने के लिए किसी भी हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। दूसरी ओर नेदरलैंड्स के सामने भी लाज बचाने की चुनौती है। नेदरलैंड्स ने अभी तक के टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों को कठिन चुनौती दी है, लेकिन वो अपनी जीत का खाता खोलने में नाकाम रही है। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में कल इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ब्रिस्बेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पे 179 रन बनाए थे। जवाब में पूरे 20 ओवर तक खेलने के बावजूद कीवी टीम 6 विकेट पे 159 रन तक ही पहुंच पाई। इंग्लैंड की जीत के साथ ग्रुप 1 में सेमीफाइनल का गणित और दिलचस्प हो गया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ होने लगी है। ग्रुप 1 से अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कल श्रीलंका के हाथों मिली हार अफगानिस्तान को भारी पड़ी और उसका सपना टूट गया। श्रीलंका के हाथों अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार मिली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि वो इमरान खान से कोई बात ना करें। इमरान खान फिलहाल इस्लामाबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं और आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान चाहे 20,000 लोगों को ही लेकर क्यों ना कूच करें, शहबाज को उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के हितों को देखते हुए एससीओ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्षेत्र में आर्थिक क्षमता की संभावनाओं के रास्ते खोलेंगे। हालांकि विदेश मंत्री ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को लेकर चीन पर निशाना साधा और कहा कि चीन को क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। चीन में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान पर हो रहे उत्पीड़न का मामला एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठाया गया। महासभा की बैठक में 50 से ज्यादा देशों ने चीन से संयुक्त राष्ट्र की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने और डिटेंशन कैंप में रह रहे उइगर अल्पसंख्यक मुसलमानों को रिहा करने की अपील की है। उत्तर कोरिया ने फिर से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा, उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने पिछले महीने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच एक ऐसी जानकारी मिली जो चौंकाने वाली है। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी सेना से प्रशिक्षित सैनिकों की मदद से ही यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि रूस ने अफगान स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बनाया है। इसके लिए उन्हें $1500 महीने पैसे का लालच और उनके परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया। अफगानिस्तान में इन स्पेशल सैनिकों ने यूएस आर्मी के साथ सेवाएं दी थी। यूएस आर्मी की ओर से इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर बड़े हमले क्रीमिया पर हुए हमलों का जवाब है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय पे आया जब खुद ज़ेलेंस्की कई बार क्रीमिया वापस लेने की बात कर चुके हैं। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध का असर खाद्य संकट पे भी दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े ड्रोन हमले अब दुनिया के सामने खाद्य संकट पैदा कर रहे हैं।
बिजली संकट के बाद अब जल संकट से गुजर रहे यूक्रेन की हालात दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हर दूसरे दिन यहां बुनियादी ढांचों में आ रही कमजोरी लोगों के लिए नई समस्या खड़ी कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी कीव में 80% आबादी पीने के पानी से महरूम है। रूस की ओर से किए गए हाल के हमलों के चलते पूरे यूक्रेन में पानी की किल्लत हो गई है। कई लोग हैंडपंप से पानी निकालते दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच खबर है कि आने वाले दिनों में यहां के लोग तेल गैस की किल्लत का सामना कर सकते हैं। अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर प्रदर्शनकारी प्रवासियों की भीड़ को काबू में करने के लिए अमेरिकी बॉर्डर पुलिस ने जमकर रबर की गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में आकर कुछ प्रवासी घायल भी हो गए। नाराज प्रदर्शनकारी अमेरिका में शरण पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रवासियों का बड़ा हुजूम मेक्सिको और अमेरिका को बांटने वाले रियो ग्रांड नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में बॉर्डर पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्राजील में भले ही राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। निवर्तमान राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के समर्थक उनकी हार को पचा नहीं पा रहे। चुनावी नतीजों से नाराज ट्रक ड्राइवर्स ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया। रियो डी जेनेरो को साओ paulo जैसे प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली डुट्रा रोड पर भी ट्रैफिक को रोक दिया गया। ये सभी ट्रक ड्राइवर्स जैर बोल्सोनारो की हार का विरोध कर रहे हैं। इजरायल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी जीत की संभावना जताई। इजरायल में 4 साल के भीतर 5वीं बार आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने नए नेता के चुनाव के लिए वोट डाले। मौजूदा प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने भी वोट डालकर अपनी जीत का दावा किया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। चुनाव के नतीजे आज आने की उम्मीद है, जबकि सरकार गठन में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान 57 साल के हो गए हैं। शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कल आधी रात मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर भारी तादाद में प्रशंसक जमा हुए। रात करीब 12:15 बजे शाहरुख अपने छोटे बेटे अबराम के साथ घर की गैलरी में आए और करीब 10 मिनट तक शाहरुख अपने फैंस को अभिवादन स्वीकार करते रहे। सैकड़ों फैंस ऐसे थे जो मुंबई के बाहर के थे और शाहरुख की एक झलक पाने के लिए मुंबई आए थे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मुंबई पुलिस की ओर से Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी। दरअसल सलमान को काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनको धमकियां उसी गैंग से मिल रही थी जिस पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है।